हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 के फिजिक्स के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज से हम बोर्ड एग्जाम की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो थ्योरेटिकल और जो न्यूमेरिकल और जो डेरिवेशन है उनको स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे और 9th यूनिट तक हम खत्म करेंगे साथ में ही। ठीक है ना? तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा। इसमें जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं साथ साथ कंप्लीट कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी और साथ में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो भी साथ में करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले यूनिट से पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा आवेश। आवेश पहला टॉपिक है जिसको चार्ज कहते हैं, चार्ज। ठीक है, तो आवेश होता क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। आवेश पहली बात किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि जो आवेश होता है वो किसी भी पदार्थ का एक गुण यानी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह कौन आवेश विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसे करेगा वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है या आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसको हमको अनुभव कराता है। ठीक है ना? तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आवेश जो एक साइंटिस्ट हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए हैं, उन्होंने आवेश को दो भागों में डिवाइड किया। धनात्मक आवेश यानी धनावेश जिसको प्लस, और दूसरा है ऋणावेश जिसको बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, आवेश को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और क्यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है, स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे आई क्रॉस टी। यानी सीधा सा मतलब है कि धारा, विद्युत धारा गुना समय का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, आवेश होता है। क्यू बराबर आई टी। ठीक है ना? तो फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में डिवाइड किया और बताया, आपने इसको नोट कर लिया होगा, और बताया कि हमारे पास कि यदि एक परमाणु हमको पता है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है ना? ये हम जानते हैं, वो न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना? तो इससे ये पता लगता है कि उदासीन होने का मतलब यह है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो आपस में उनकी संख्या आपस में बराबर होती है। सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि परमाणु में वर्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में बराबर होंगे तो वहां पर आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और जाननी जरूरी है। अब इस उदासीनता को, ये जो परमाणु की उदासीनता, इसको कैसे खत्म किया जाए? तो परमाणु की विद्युत उदासीनता को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, तो हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं। ठीक है ना? एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन को ले गए हम, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले गए हम। इस तरह वस्तु
एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को हम लेकर जाते हैं, यानी उनका स्थानांतरण कराते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मर कराते हैं। उसका मतलब उससे क्या हमको मिलेगा कि ऐसे देखो आप तो कि हमको किसी भी परमाणु की उदासीनता, यानी जो न्यूट्रल है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, इन दोनों की उदासीनता को मुझको समाप्त करना है। तो मैं क्या करूंगा, जिस वस्तु से मैंने इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु को दिए, और इसमें भी ये, इसमें कौन थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल थे, इसमें भी कौन था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल थे, तो दोनों उदासीन थे। तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इसमें डाले, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर पहले 3 थी, यहां पर भी 3 है। ये अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 4 हो गई, प्रोटॉन उतने ही है। अब मैंने फिर दोबारा से इसके अंदर से और यहां से कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 बच गया। ठीक है, तो यहां पर मुझको बताओ, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब यह हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई इस पर। और जैसे ही जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो उस वस्तु पर आवेश की जो प्रकृति होती है, आवेश की प्रकृति जो होती है वो ऋणावेश होती है। क्या होती है, ऋणावेश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालकर हमने इसमें भेजे, ये पहले से उदासीन थी, इसके पास 3 थे तो एक इधर भेज दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सीधा सा मतलब ये हुआ, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस वस्तु पर आवेश की जो नेचर होगी, जो प्रकृति होगी, वो क्या होगी, ऋणावेश होगी। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर आवेश की जो नेचर होगी, आवेश की जो प्रकृति होगी, आवेश की प्रकृति धनावेश होगी, धनावेश होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सीधा सा मैं आपको मतलब समझा दूं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी उस वस्तु पर आवेश की धनात्मक होने की प्रवृत्ति को बताती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो हमको बताता है उस वस्तु पर आवेश की कैसी प्रकृति होगी, ऋणावेश होगी। तो यही चीजें मैंने बताई है आपको, आवेश की प्रकृति ऋणावेश और आवेश की प्रकृति धनावेश। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि जो आवेश होता है वो द्रव्यमान से कैसे बद रहता है। आवेश यहीं से क्वेश्चन निकलेंगे, देखो उसके बोर्ड एग्जाम वाले भी। आवेश ये सब पढ़ा हुआ है आपका, बट मुझको आपका रिवीजन कराना है। आवेश की द्रव्यमान से बदता, आवेश की द्रव्यमान से बदता मतलब आवेश द्रव्यमान से कैसे बंधा हुआ होता है, कैसे बाउंडेड होता है। तो पहली बात आपको जाननी जरूरी है कि जहां आवेश होगा वहां पर द्रव्यमान जरूर होंगे, जहां आवेश होगा वहां पर द्रव्यमान जरूर होंगे, और यानी द्रव्यमान वहां पर मौजूद होगा, कहने का मेरा मतलब यह है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक उदासीन वस्तु ले ली, ये कोई उदासीन वस्तु है, कोई उदासीन बॉडी है हमारे पास, ठीक है। इस उदासीन बॉडी का, इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये उदासीन वस्तु है जिसका द्रव्यमान मैंने m मान लिया, ठीक है। छोटी सी बना देता हूं मैं, काफी बड़ी बन गई। ये एक उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है, और इसका a वस्तु है कोई, इसका द्रव्यमान कितना है m। ऐसे ही दूसरी वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये A1 है, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1, ठीक है। अब एक तीसरी वस्तु है हमारे पास, इसका, ये वस्तु हो गई A2 और इसका द्रव्यमान हो गया हमारे पास m2, ठीक है। उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m है। यदि मैं इस वस्तु पर प्लस चार्ज दे देता हूं, पहले से इस वस्तु पर नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, बट मैंने इस पर प्लस चार्ज कैसे आया होगा, और इस पर भी बता देता हूं, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इस वस्तु पर प्लस चार्ज कब आया होगा, इस वस्तु पर प्लस चार्ज तब आया होगा जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तभी तो प्लस चार्ज आया होगा। और इस पर नेगेटिव चार्ज कब आया होगा, जब इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा आए होंगे, यानी इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, और ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही ऋणावेश को बताती है और इलेक्ट्रॉन की कमी ही हमेशा धनात्मक धनावेश को बताती है। तो
सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान में कमी आएगी। ठीक है, तो यहां से देखो, इसमें बताओ मुझको, इसमें क्या M1 और M2 द्रव्यमान दोनों में से किसका कम होगा? पहले वाले का होगा, M1 लेस देन स्मॉल m। ठीक है, मतलब यदि मैं इन दोनों की कंपेयर करूं तो इन दोनों में, उदासीन वस्तु में और प्लस वाली में, द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? m का ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम मैं इसकी बात करूं M2 की, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां से M2 का द्रव्यमान इस उदासीन वस्तु से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा डालते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैसे? एक चीज बताओ, हमको फॉर्मूला पता है ना, एक सीधा सीधा सा, और ये वाला फॉर्मूला भी पता है हमको कि F इक्वल टू ma होता है ना, ये वाला फॉर्मूला पता है ना। तो इससे हम F इक्वल टू ma से इनके त्वरण को भी पता कर सकते हैं। मैं आगे इसके वीडियो में, आगे नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में, तो इस F इक्वल टू ma से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बोर्ड में 2017-18 में। तो मैं आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा, तो वो इसको आप लिख लेना, फिर मैं वहां पर बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ये फॉर्मूले से वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, किस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और साथ में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका द्रव्यमान कम होगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड बोर्ड में। ठीक है ना, प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बता देता हूं उसको, कि हमारे पास समरूप धातु के दो गोले हैं, एक धातु का गोला A है, एक धातु का गोला B है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है। ठीक है ना, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, मतलब इस पर आवेश प्लस क्यों है और इस पर आवेश माइनस क्यों है। और दोनों जो समान गोले हैं, समान गोले का मतलब ये दोनों समरूप गोले हैं, एक जैसे ही नेचर के गोले हैं, एक जैसी इनका आकार है, साइज है, एक जैसा ही है। तो फिर पूछा गया है कि बताइए कि इन दोनों गोलों के जो समरूप है, इन दोनों गोलों में किसका द्रव्यमान कम है। तो मुझे बताओ किसका द्रव्यमान कम है। मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस का भर रहे हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तभी इसका धनावेश आया, इसमें इलेक्ट्रॉन डले होंगे तभी इसमें ऋणावेश आया होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा इन दोनों गोलों में से किसमें, किस गोले का द्रव्यमान कम होगा। तो सीधा सा मतलब है ए जो गोला है और ये बी जो गोला है, तो ए गोले का द्रव्यमान बी की अपेक्षा कम होगा। या सीधा सीधा हम बोले कि जो धनावेशित गोले का द्रव्यमान है वो ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि A लेस देन B, हम ऐसे बोल सकते हैं A M1 और B M2। तो किसका बड़ा होगा, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? B वाले का ज्यादा होगा। तो धनावेशित गोले A का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले B के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। इसका द्रव्यमान कम होगा, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, इसका ऑप्शन आप मुझको बताना कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम ऐसे ही, कि अब हम बात करते हैं जो आवेश होते हैं, आवेश के गुण, आवेश के गुण। फटाफट बात कर लेते हैं आवेश के गुणों की। पहला आवेश का गुण क्या होता है? फर्स्ट आवेश का गुण, आवेश स्थानांतरण। स्थानांतरण, क्या मुझको बताओ आवेश का स्थानांतरण संभव है? बिल्कुल आवेश का स्थानांतरण संभव है। आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, आ जाएगा एग्जाम में कि आवेश की यानी चार्ज की प्रॉपर्टीज या आवेश के गुण बताइए। ठीक है ना, तो आवेश के गुण क्या होंगे? पहला क्या है, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा सकता है। जैसे मैंने बोला A पार्ट और B पार्ट, तो यहां से क्या कर सकते हैं,
चार्ज को एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ले जा सकते हैं। तो जब इस वस्तु से इस पर ले गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो आवेश का स्थानांतरण हम कर सकते हैं। दूसरा, मैंने अभी बताया था कि आवेश द्रव्यमान से बद रहता है, आवेश द्रव्यमान से बद रहता है, बद यानी बाउंडेड होता है। तो हमारे पास दूसरा भी पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब आवेश कंजर्व होता है। आवेश, ये मैं थर्ड इसके बारे में बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो आगे हमने पढ़ा हुआ है कि आवेश संरक्षण का नियम, फर्स्ट आवेश संरक्षण का नियम, ये आया हुआ है भाई बोर्ड एग्जाम में 2 बार, ध्यान रखना, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपके नोट्स में और आपकी बुक में मौजूद है, मैं समझा रहा हूं। आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये 2 वस्तुएं हैं, ये 2 वस्तुएं हैं, इनको रगड़ने से पहले इनके ऊपर जितना पहले आवेश था, रगड़ने के बाद उतना ही आवेश रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश यहां पर कंजर्व है। जितना रगड़ने से पहले था, रगड़ा ना मैंने, रगड़ने से पहले, जितना रगड़ने से पहले था उतना ही रगड़ने के बाद आवेश रहा। तो इसका मतलब आवेश इनका क्या है, संरक्षित है, कंजर्व है। या सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक विलगित निकाय है, ठीक है ना, ये विलगित निकाय है। विलगित निकाय का मतलब क्या हुआ कि बाहर से इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। तो इस विलगित निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो इस विलगित निकाय में धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग हमेशा नियत रहता है, नियत रहता है। तो ये आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है। मतलब कोई विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय में, जिस पर विलगित निकाय मतलब बाहर से कोई बल ना लग रहा हो, तो उस विलगित निकाय में जितने आवेश होंगे, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उनका सबका बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग यानी सामान्य नियम, उन सामान्य जोड़ घटा के नियम को हम ऐड करते हैं तो हमेशा आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, कंजर्व रहता है। यानी प्लस वाले आवेश माइनस वाले आवेश के आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात है आवेश संरक्षण का नियम। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मैं एग्जाम्पल ऐसा बता रहा हूं आपको जो आपके अगले आने वाले चैप्टर नाभिकीय भौतिकी में काम आएगा। जैसे हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है और इसका परमाणु भार 235 प्लस। जब यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, यानी न्यूट्रॉनों को ऐड करते हैं, तो क्या बनता है, बेरियम बनता है। ध्यान रखना, इस इक्वेशन को आगे भी काम आएगी। आवेश संरक्षण का नियम का ये क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये क्या है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण का रूल लागू होता है। तो बेरियम प्लस क्रिप्टोन, बेरियम प्लस क्रिप्टोन, बेरियम का परमाणु क्रमांक आपका 56 होता है और इसका परमाणु भार 144 होता है। क्रिप्टोन का 36 होता है और परमाणु भार 89 होता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। इसमें मेरे को बताओ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले और अभिक्रिया में बनने वाले, यानी अभिकारक और उत्पादों में जितने भी प्रोटॉन है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसमें 92 प्रोटॉन है, यहाँ तो कोई प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर 56 प्रोटॉन है और यहाँ पर कितने, 36 प्रोटॉन। तो मुझको बताओ 92, 56 और 36 कितना हो गया, 92। तो मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि आवेश कंजर्व है। आवेश कंजर्व का मतलब ये हुआ कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास विलगित निकाय है, उस विलगित निकाय में जितने भी आवेश धनात्मक या ऋणात्मक जितने भी आवेश प्रेजेंट है, उन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, नियत रहता है। तो नियत है, देखो इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको आवेश की योज्यता, आवेश को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। आवेश को कैसे हम ऐड करते हैं,
आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता का मतलब क्या हुआ कि आवेश का योग कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, इस पर +2 कूलाम का एक आवेश है, ठीक है, -3 कूलाम का एक आवेश है, 5 कूलाम का प्लस का एक आवेश है, 7 कूलाम का एक आवेश है प्लस का, और पूछा जाए कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, तो हम सीधा सा निकाल सकते हैं इस वस्तु पर कुल आवेश। कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, +2 फिर -3 फिर उसके बाद +5, ठीक है, +5 फिर +7, तो सबको ऐड कर दिया हमने इनको। तो पहला कितना 2 माइनस प्लस -3 +5 और प्लस प्लस +7, तो कितना जाएगा, 2 में से -3 गए -1, 7 और 5 12, तो कितना आ गया हमारे पास 11 कूलाम। तो इसका मतलब इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, 11 कूलाम है, यही आवेश की योज्यता है। ठीक है, सामान्य बीजगणित नियम के द्वारा हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में, वो है आपका मूल आवेश। मूल आवेश, इसके साथ आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, मुझे आपसे आशा है। तो मूल आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, एफसी। तो मूल आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। जैसे मूलभूत कण है, मूलभूत कण कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूलभूत कण है किसी परमाणु के। तो ऐसे ही मूल आवेश क्या होगा, मूल आवेश का मतलब जो सबसे छोटा आवेश हो किसी वस्तु पर। तो कोई भी यदि हमारे पास वस्तु है, मान लो हमारे पास ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर जो सबसे छोटा न्यूनतम संभव आवेश होगा, यानी इस वस्तु पर सबसे छोटा न्यूनतम संभव मात्रा आवेश की सबसे न्यूनतम संभव मात्रा वो होनी चाहिए, वो होगी ई, उसी को ही मूल आवेश बोलते हैं। जैसे मान लो आप ऐसे बताओ मुझको, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर आप ये देखो कि इस पर सबसे छोटी मात्रा कौन सी है आवेश की, तो उसी को समझो आप, उसी को बोलेंगे हम मूल आवेश, है ना, जो इस पर सबसे छोटी मात्रा आवेश की होगी। क्योंकि आप ये हमको ये पता है कि ये क्या है, ये वस्तु है, जो ये वस्तु अपने आप में विद्युत रूप से उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, लेकिन इस वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा, सबसे छोटी आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे, मूल आवेश बोलेंगे। ये दुनिया में प्रत्येक जितनी भी वस्तु है, उस वस्तु पर सबसे छोटी से छोटी आवेश की इकाई होती है ई, जिसको बोलते हैं मूल आवेश। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसकी वैल्यू होती है। लेकिन इसी मूल आवेश को जब हम एक इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं, तो माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की बात करते हैं, और जब एक प्रोटॉन पर हम बात करते हैं तो प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा परिमाण में तो बराबर होती है, बट उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मूल आवेश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मूल आवेश के बारे में। आगे हम बात करते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण। आवेश का क्वांटिमीकरण, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटिमीकरण है क्या, क्वांट का मतलब होता क्या है, क्वांट का मतलब होता है कि जैसे एक पार्ट ये पूरा है, 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 मतलब इनको हमने ऐड नहीं किया, सिंपल ही रखा ऐसे। तो क्वांट क्या होगा, चीजों को टुकड़ों के रूप में लेकर जाना, मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमको सतत रूप से नहीं चलना, आवेश को हमको सतत रूप से नहीं चलाना, आवेश को हमको असतत रूप से चलाना है। असतत रूप से कैसे,
जैसे हम 1 से 2 चले, 1 से 2 चले तो 1 और 2, 1 और 2 के बीच में जो चीजें आए उनको भूल जाओ। 1 से डायरेक्ट हम 2 पर आए, 2 से डायरेक्ट हम 3 पर आए, 2 और 3 के बीच में जितने भी संख्याएं थी उनको हमने छोड़ दिया। 3 से 4 पर जहां पर हम गए, 3 और 4 के बीच में जो चीजें थी उनको छोड़ दिया हमने। तो ऐसे आवेश का सतत रूप में न चलकर असतत रूप में चलना, उसी को हम एक तरह से बोल सकते हैं क्वांट। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि इलेक्ट्रॉन का यदि हमारे पास एक वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, तो वस्तु ए का वस्तु बी से, मान लो इस वस्तु पर पहले से हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर थी, इधर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर थी, मतलब दोनों उदासीन वस्तु थे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से मैं इस वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने भेजा, तो यहाँ पर जब मैं इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में भेजता हूं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो मुझको बताओ पहले से इस पर मूल आवेश कितना है। पहले इस पर मूल आवेश ई है पहले से ही, क्योंकि किसी वस्तु पर सबसे, मैंने बताया कि कोई भी वस्तु इस पर सबसे छोटी मात्रा आवेश की क्या होती है, मूल आवेश होती है, तो ई तो पहले से ही प्रेजेंट है इस पर, है ना। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो जैसे मैंने इस पर एक इलेक्ट्रॉन भेजा, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया तो निगेटिव साइन आ गया, तो वो क्या बन गया हमारे पास, वो बन गया हमारे पास क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर इस वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, -1e। ऐसे ही सेम फिर मैंने यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, तो फिर क्यू इक्वल टू कितना आ गया, एक पहले ही था, एक और आ गया, तो कितना हो गया, -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या 2e बोल सकते हैं। ऐसे ही इधर भी क्या हुआ, इधर एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती चली गई, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, +1e, Q इक्वल टू +2e, है ना। सेम ऐसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन इधर चलते गए तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इधर कमी होती गई, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी किसको बताती है, धनावेश को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसको बताती है, ऋणावेश को। तो इन दोनों चीजों से ऐसे ही चलते गए तो एक फॉर्मूला तैयार हुआ, Q इक्वल टू NE, जहां E कौन है, किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा जिसको E बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इक्वल टू ये होता है। और साथ में प्लस भी है और माइनस भी है, तो इस पर प्लस और माइनस हमने लगा दिया। तो प्लस हमको क्या बताता है, प्लस हमको बताता है कि उस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है, आवेश की जो प्रकृति है वो धनावेश है। माइनस हमको बताता है Q इक्वल टू, यहां से दो फॉर्मूले हम लिख सकते हैं ना, दो फॉर्मूले ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू +NE और Q इक्वल टू -NE, ऐसे लिख सकते हैं हम यहां पर। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वस्तु A है, ये वस्तु जो A है, इस वस्तु A पर क्या हुआ, इस वस्तु A पर आवेश की जो प्रकृति है वो धनावेश है। धनावेश कैसे हुआ, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और इस वस्तु B पर आवेश की प्रकृति ऋणावेश है, क्योंकि उस वस्तु पर हमने इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कराए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आवेश का क्वांटीकरण। तो इसकी एक शब्द में डेफिनेशन सीधी सी बता देता हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। कैसा एग्जाम में पूछा जाएगा, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण से हम ये समझते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश E के पूर्ण गुणज या पूर्ण गुणक होती है। तो Q इक्वल टू NE और साथ में प्लस माइनस, तो N क्रॉस E को मैं लिख सकता हूं NE। तो क्या डेफिनेशन बनी, Q कौन है, जहां Q कौन है, वस्तु पर आवेश की मात्रा, वस्तु पर आवेश की मात्रा, और E कौन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या सॉरी E कौन है, मूलावेश, मूलावेश जिसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। N कौन है, पूर्ण संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो N हमेशा कैसी कैसी वैल्यू ले सकता है, N हमेशा
या तो 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा या 4 लेगा या 5, प्लस माइनस ऐसे ले सकता है। कभी भी n 0.1 नहीं लेगा, कभी भी n प्लस माइनस ले लो, कभी भी n प्लस माइनस 2/3 नहीं लेगा, क्योंकि आवेश हमेशा सतत रूप में न चलकर असतत रूप में चलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीमीकरण। एग्जाम में डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस वस्तु पर उपस्थित मूलावेश के पूर्ण गुणक या पूर्ण गुणज होती है। तो ये लिखकर फिर ये चीजें लिखनी है, ज्यादा नहीं आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, इतना लंबा भी नहीं लिखना हमको, ठीक है। इनके बारे में बता देना है, बस इतना काफी है। तो आवेश का क्वांटीमीकरण आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आवेश के क्वांटीमीकरण के बाद हम समझते हैं कि आवेश का SI मात्रक, आपको पता है कि SI मात्रक क्या होता है आवेश का। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, जिसको C से डिनोट करते हैं, जैसे मैं करता आया हूं अब तक। और आवेश का CGS मात्रक देखो आप, आवेश का CGS मात्रक, आवेश का जो CGS मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट बोलो या स्थित, स्टेट बोलो या स्थित कूलाम होता है, ठीक है। CGS ध्यान रखना इस चीज को कि आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टेट या स्थित कूलाम होता है। लेकिन आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, इसको ध्यान रखना आपको, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलाम, एब कूलाम, ठीक है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बनती है जो आपको याद रखनी है कि 1 कूलाम बराबर 3 क्रॉस 10 की पावर 9, 1 कूलाम बराबर 3 क्रॉस 10 की पावर 9, ये होता है हमारे पास स्टेट कूलाम या स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम बराबर इतना होता है, और 1 कूलाम बराबर कितने एब कूलाम होते हैं, 1/10 एब कूलाम होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, ठीक है। आगे चलते हैं, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलो आगे बात कर लेते हैं हम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2019 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया हुआ, 2016 में पूछा हुआ है, जो इंपोर्टेंट है, जो आपको भी पता है, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अपन। अब वो टॉपिक है आपका कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। समझना जरा ध्यान से कूलाम के नियम को। कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल के बारे में सुझाव दिया। कूलाम ने क्या किया, 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में सुझाव दिया। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, पहले बात सुनो जो मैं बताने वाला हूं, कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, जैसे इस पर Q, मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पर ये एक बिंदु आवेश है, ये एक बिंदु आवेश है Q1, और ये Q2, ये 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2। ये दोनों एक दूसरे पर कोई निश्चित दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये दोनों आवेश जब एक जैसी प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। तो इधर इस पर बल लगेगा और इधर इस पर बल लगेगा। कूलाम के नियम को अभी थोड़ी देर रहने दो, मैं इसको समझा रहा हूं पहले। ऐसे ही सेम, यदि दोनों Q1 और दूसरा आवेश Q2, वो ये प्लस ना लेकर मैंने माइनस लिया, और दोनों एक दूसरे से कोई निश्चित दूरी पर हैं, कोई भी निश्चित दूरी होगी, तो ये प्लस आवेश है, माइनस आवेश है। जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो वहां पर बल लगता है कौन सा, आकर्षण बल। तो उस आकर्षण बल को मैंने शो कर दिया F से, इधर भी F से, ये भी F,
ये भी। तो ये जो एफ है, इस एफ को मैंने आर मान लिया, एफ आर का मतलब रिपल्सन, और इस एफ को मैंने मान लिया ए, अट्रैक्टिव, आकर्षण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कूलाम के नियम को भी बात करने वाले हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को दूर हटाते हैं, उनके बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कूलाम के बारे में कि कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहले हम बिंदु आवेश के बारे में बात कर लेते हैं कि बिंदु आवेश क्या है। कुछ नहीं है, ऐसे सोच कर देखो कि बहुत बड़ी भीड़ में आप कहीं खड़े हो और एक बिंदु की फॉर्म में हो, ठीक है ना, उसी को हम एक तरह का बिंदु आवेश बोल सकते हैं। बट हमको साइंस वाली डेफिनेशन में बताना है कि मान लो हमारे पास एक आवेशित गोला है, यह आवेशित गोला है हमारे पास, छोटा सा आवेशित गोला है, ठीक है, और ये विलगित है। विलगित का मतलब बाहर से इस पर कोई बल नहीं लग रहा, ये विलगित आवेशित गोला है, और इसके चारों तरफ जितने भी बिंदु हैं, मैं बना देता हूं, इसके चारों तरफ जितने भी बिंदु हैं, इसके नजदीक और इससे दूर, इसके नजदीक और इससे दूर जितने भी बिंदु हैं, उनके लिए, इन सभी बिंदुओं के लिए ये विलगित आवेशित गोला किसकी तरह कार्य करता है, बिंदु आवेश की तरह काम करता है, बिंदु आवेश की तरह काम करता है। बस इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो 2019 में पूछा गया और पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो कूलाम का नियम, पहली बात, कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है, ये बात याद रखना। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है, ठीक है, और उन दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच में कोई ना कोई दूरी निश्चित होनी चाहिए, ये भी हमको पता है। और जब उनके बीच में जो बल लगता है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। उस आकर्षण और प्रतिकर्षण को मिला जिला रूप बोलते हैं विद्युत बल या विद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कूलाम ने क्या बोला। कूलाम ने भाई साहब ये बात बोली कि हमारे पास एक बिंदु आवेश Q1 है, एक बिंदु आवेश हमारे पास Q2 है, और दोनों बेचारे समान प्रकृति के हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी r है, जो कि इनके बीच की दूरी r है, जो कि निश्चित दूरी है, ठीक है। और जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, अब मैं क्या करता हूं, ऐसी एक दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता हूं। दो बिंदु आवेश है, पहले बिंदु आवेश पर प्लस चार्ज है, दूसरे बिंदु आवेश पर माइनस चार्ज है। अब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो गए, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, इन दोनों के बीच की दूरी अब भी आ रही है, अब भी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, अब भी आ रही है, ठीक है ना, अब भी आ रही है। अब मुझको बताओ कि इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, ये दोनों एक जैसी प्रकृति के हैं, तो ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, दूर हटाएंगे, तो बल ऐसे लगेगा साइड में, ठीक है, एफ। अब मुझको बताओ ये दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो कौन सा बल लगेगा, Fa लगेगा, मतलब F लगेगा, ठीक है। तो कूलाम ने क्या बोला, कूलाम ने पहली बात ये बोली, ध्यान से सुनना, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात विद्युत बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली बात क्या बोली कि जो F है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो अर्थात विद्युत बल, वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के मतलब Q1 क्रॉस Q2 मोड में ले लेंगे। परिमाण का मतलब मोड में ले लेंगे। मोड में क्यों लिया हमने,
क्योंकि ये इधर प्लस प्लस है, इधर प्लस माइनस है, तो मोड से बाहर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है एक। तो इसलिए दो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि F जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। F क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के, क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड मान लिया। आई होप आपको इन दोनों समझ में आए होंगे। तो इसके बाद यहां से जो पॉइंट हमारे पास आया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आपस में मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती मोड Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जो आया, अब मैं फोटो को रफ कर देता हूं, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहां से आ गया F। जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो हमको पता है कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटकर हमको एक नियतांक मिलता है, उस नियतांक को हमने K बोला, और यहाँ पर Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R का स्क्वायर लिख दिया। इस K की वैल्यू अपने रखी, ठीक है ना, जो साइंटिफिक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, तो यहां से ये समझ में आ गया, इसी को ही कूलाम के नियम का व्यंजक कहते हैं, और इसको न्यूटन, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। ठीक है, साथ में ही एप्सिलॉन 0 जो होता है, एप्सिलॉन 0 जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 क्रॉस 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है। और साथ में ही मैं एक चीज और आपको बता दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, साथ में ही आपको मैं बता दूं, ठीक है, साथ में आपको बता दूं, जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है एप्सिलॉन 0 का, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एग्जाम में आया हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में आया हुआ है भैया कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान बताइए और इसका मात्रक बताइए, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बट एक और बात है, इसका दूसरा मात्रक भी होता है, उसका है फैरड पर मीटर। तो ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक, ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। पूरा पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, तीनों पूछे गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करके लाना है, ठीक है ना, और आपको मुझको दिखाना है। फिर वो क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान साथ में ही मात्रक और विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, करो या समझाइए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, प्री बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको मुझको करके दिखाना, ठीक है ना। तो आंकिक मान बताना है, मात्रक बताना, विमीय सूत्र बताना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है ना, हमने ये सोल्व किया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में 2019 में पूछा है कूलाम का नियम, तो केवल और केवल आपको यहां तक लिखना है वो, बस इसके आगे नहीं चलना। पहले डेफिनेशन लिखनी। अच्छा, एक और बात थी जो मैंने आपको नहीं बता पाया मैं, कि जो हमारे पास बल लगता है ना, ठीक है, जो बल लगता है हमारे पास, ये डॉटेड यहां से यहां तक की दूरी r है, और जो मैंने दूसरे वाला बताया उसको भी बना दे। तो फोटो तो मैंने यहां से हटा दिया ना, तो समझाना तो मुझको वैसे पहले हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से ये Q1 प्लस है, ये Q2 भी प्लस है, और ये Q1 प्लस है, और ये माइनस Q2 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बल प्रतिकर्षित हो रहा था तो ऐसे लगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर की साइड में लगा। ऐसा क्यों होता है? तो कुलाम ने ये बात साफ साफ बोली है, कुलाम ने बात साफ साफ बोली है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो बल लगता है वो ध्यान रखो, लेकिन जो बल लगता है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के या तो दूर की तरफ लगेगा या उनके नजदीक की तरफ लगेगा। मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है जो ये, इसके अनुदिश ही लगेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे बोलने लगो आप कि इसके लंबवत लगने लगेगा, गलत। ऐसे नहीं बोलने लगो कि ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे तिरछा लगने लगेगा थीटा कोण बनाता हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे की तरफ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा सा ये बात याद रखना, यदि आपने पॉइंट नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा कि बल जो लगेगा वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप यदि इसका ये आपके पास नोट्स होंगे तो जितना मैंने बताया उतना ही एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में पूछा गया 2019 में, तो यहाँ तक आपको लिखना है। क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया, लिख लो आप। क्वेश्चन पूछा गया जो है, या आपके पास मॉडल पेपर भी होंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले कुलाम का जो नियम है उसको लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच, उन दोनों आवेशों जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल या विद्युत बल लग रहा है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। साथ में फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको वो नहीं लिखना कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती, ये नहीं लिखना। आपको लिखना चाहो लिख देना, पर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। उसके बाद अर्थात करके ये वाला फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद इन चीजों को बता देना, ये चीजें होती है। और साथ में एप्सिलॉन जीरो आपको पता ही है, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो को हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है, या फैराड पर मीटर होती है। इसको बोलते हैं निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो याद रखना है इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं, निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। याद रखना, निरपेक्ष का मतलब यह है कि किसी के सापेक्ष नहीं है, ठीक है ना, सबसे डिफरेंट है, इसलिए को बोलते हैं निर्वात या वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर, जिसको मैं लिखने वाला है। क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, दूसरे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं हम। तो दूसरे क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कूलम के ऊपर ही है, 2013 में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया भैया ये, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि जो कूलम का नियम है उस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अब वो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, तो आप को स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि पहले हमारे पास एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, और ये दोनों आवेश के बीच की दूरी R है, यहां से यहां तक। केस फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में बोला गया कि देखो, जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई पहले तो उसकी दूरी R रही होगी नहीं, तभी तो आधी की होगी, R/2 की होगी, है ना, आधी की होगी। तो फिर कंडीशन में बोला गया
कि वही आवेश होने चाहिए और उतने ही उसी माध्यम में होना चाहिए। तो हम ये मानकर चलेंगे प्लस प्लस प्लस। तो होगा क्या, क्या होगा कि इसके बीच में हमने दूरी आधी करने पर, ये पूरी r थी, अब दूरी आधी कर दी, तो दूरी आधी करने का मतलब हाफ कर दिया इसका, तो ये कितना हो गया प्लस q2। तो ये दूरी आधी कर दी r/2। तो क्वेश्चन को समझो जरा ध्यान से, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर। क्वेश्चन में बोला गया कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो उनके बीच की दूरी r रही होगी, दो आवेश, तभी तो दूरी आधी की होगी। तो जब दूरी आधी की होगी तो बल पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। हम सीधा सीधा ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। दो आवेश जितना नजदीक रखे हुए होंगे उनके बीच उतना ही ज्यादा बल लगेगा, मतलब F जितना कम होगा बल उतना ज्यादा लगेगा दो आवेशों के बीच में। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बल जितना, दूरी जितनी कम होगी बल उतना ज्यादा लगेगा। देखो तो आंसर हमारा बल ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि दूरी पहले r थी उसको हमने आधा कर दिया, r/2 कर दिया, तो इसका मतलब पहले की अपेक्षा बल ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो इधर देखो, कंडीशन फर्स्ट, F इक्वल टू, सिंस दिखाई दे रहा होगा आपको इधर 1, इसको मैं k मान लेता हूं, k q1 q2 अपॉन r²। ये तो पहली कंडीशन है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बल F लग रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब इसके बाद ये तो दो आवेशों के बीच की जब दूरी r थी तब ये बल था, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब दो आवेशों के बीच की दूरी हमने आधी कर दी, तो आधी करने का मतलब तो इनके बीच में बल क्या होगा, उसको मान लिया मैंने F1 और F1 प्रतिकर्षण, क्योंकि आवेश हमने समान प्रकृति के लिए हुए। तो F1 इक्वल टू कितना आएगा, तथा एंड F1 इक्वल टू आएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R की जगह क्या लूंगा मैं, r/2 लूंगा, तो r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इंप्लाई कितना आ जाएगा, F1 इक्वल टू K Q1 Q2, R का स्क्वायर करूंगा तो R का स्क्वायर और 2 का नीचे स्क्वायर करूंगा तो 4। ठीक है, ये 4 भाई साहब कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो जैसे ऊपर जाएगा ये, तो F1 इक्वल टू 4 यहां पर आया तो 4 K Q1 Q2 अपॉन r² बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब मुझको ये बताओ कि जो F1 है 4, ये पूरा कौन है, समीकरण 1 से देखकर बताओ, ये पूरा F है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे F। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी हम आधी कर देंगे तो लगने वाला बल पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा, लगने वाला बल पहले बल का 4 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में पूछा गया। अब ऐसा ही मैं क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पे दे रहा हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप करना और बाकी हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके थ्योरेटिकल भी। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यदि ये चीजें अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।